हेलो फ्रेंड्स। चार्टर्ड एक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सारे चार्टर एक्ट पर सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। आइए समझते हैं 1813 का ये चार्टर एक्ट क्यों पास हुआ था। पहला पॉइंट, टू रिन्यू द चार्टर ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरएवर के लिए इंडिया पे रूल नहीं कर रही थी, या फिर ट्रेडिंग राइट्स फॉरएवर के लिए उनको नहीं दिए गए थे। हर 20 साल के बाद उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन चाहिए होती थी कि वो आगे इस ट्रेड को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, इसीलिए ये एक तरह का रिन्यूअल है अगले 20 सालों के लिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 ये भी रिफॉर्म्स लाने के लिए बनाए गए थे। रिफॉर्म्स किन किन चीज़ों में? तो व्यापार में यानी कि ट्रेड, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी मैटर्स पे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंडिया पे अपना कंट्रोल जमा सके। ठीक है, ये दोनों इसके बेसिक पॉइंट्स थे कि आखिर चार्टर एक्ट 1813 क्यों पास किया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट 20-20 सालों के बाद ये परमिशन क्यों ग्रांट करते जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाय बनाई हुई है, चाय की प्याली रखी हुई है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंस तो इसका भी है। पहले हम लोग एक एक करके मेन फीचर्स को समझते हैं। आइए, फर्स्ट नंबर पे है चार्टर ऑफ द कंपनी वॉज रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स। ये भी मैंने जस्ट बताया कि अब 1813 से 1833 के लिए वापस से 20 ईयर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 2, क्योंकि ये जिक्र करता है कि कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वॉज अबॉलिश्ड। कहने का मतलब है कि अब कंपनी का जो एकमात्र अधिकार था कि जाइए इंडिया और इंडिया पे ट्रेड करिए, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ब्रिटिश में जो बाकी बिजनेसमैन थे उन लोग को इस बात से बहुत परेशानी हो रही थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार क्यों दिया गया है कि वो इंडिया जाए और ट्रेड करे, उनको भी प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जाए। तो इनके एंगर को टैकल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अब आप जो है मोनोपोली एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज्ड मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूपीएससी और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या सारे अधिकारों पे उनको मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी? तो नहीं, टी यानी कि टी फॉर चाय और टी फॉर ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली एंजॉय कर रही थी। ठीक है, मतलब कोई और बिजनेसमैन आकर टी पे या फिर ट्रेड विथ चाइना नहीं कर सकते थे। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रिश्चियनिटी वॉज अलाउड टू बी प्रोपोगेटेड। इसके पहले वाले चार्टर्ड एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोपोगेशन के लिए परमिशन नहीं दिया गया था, उल्टा रेस्ट्रिक्शंस था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। लेकिन 1813 जो है, आप बोल सकते हो इट ओपन्स द डोर। इसने क्रिश्चियनिटी के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया कि आप इंडिया में आइए। और ये प्रोपोगेशन होगा कैसे? तो स्कूलों में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स खुलवाए जा रहे थे ताकि प्रोपोगेशन हो सके, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ के इंडिया के कल्चर और रिलीजन पे असर डालने वाले थे। और वो हुआ भी, बहुत सारे लोग कन्वर्ट होने लगेंगे क्रिश्चियनिटी की तरफ। चौथा पॉइंट आता है जो चार्टर एक्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया था 1793, उसमें बताया था कि 1 लाख रुपए सालाना एजुकेशन पे खर्च होने की बात की गई थी। अभी के टाइम पे 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन 1813 में 1 लाख एक ह्यूज अमाउंट था। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी आता है कि एजुकेशन पे जो उन्होंने खर्च शुरू किया वो चार्टर एक्ट 1813 से स्टार्ट हो गया था।
अगला पॉइंट आता है कि अब आपको मैंने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में, ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अब पावर्स बिखरी हुई नहीं रहेगी। सपोज करिए ये इंडिया है, ठीक है, तो अब पावर बिखरी हुई नहीं रहेगी बल्कि एक जगह सेंट्रलाइज होगी और वो एक जगह से ही रूल करेंगे और बाकी सारे इसके सबऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो मैंने बताया था ना कि बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिए गए थे और मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, मतलब प्रॉपर जैसे अभी है ना हमारे पास दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टैब्लिश कर दिया गया और साथ ही साथ उनको एक सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट भी दिया गया ताकि यहाँ पर रहने वालों के लिए एक अच्छा लॉ मेकिंग बॉडी बना सके, नियम कानून बन सके, ताकि हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट पे सवाल ना उठाए कि वो हमारे लिए कौन सा काम कर रही है और ये कैसा काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 6 पे आता है, कंपनी वॉज डायरेक्टेड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स इनकम क्या आ रही है, वो लोग खर्च कितना कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ये सब का रिपोर्ट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को चाहिए था। क्योंकि शुरू में ही मैंने पढ़ाया था करप्शन के वजह से ही ये सारे चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट सब आना शुरू हो गए थे, ठीक है। एक बार के लिए अब हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था, फिर 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आ चुका था और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1813 में जो कि सेकेंड चार्टर एक्ट है। बहुत सारे बुक्स में सिर्फ 2 चार्टर एक्ट मेंशन किए होते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर रहेगा तो हिस्ट्री या पॉलिटी ये दोनों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। तो इस चार्टर एक्ट से कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बार बार बोल रही हूँ याद रखना है, टी और चाइना ट्रेड अभी भी बरकरार है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिगनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। बताया मैंने कि अब प्रॉपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखो ये लोगो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बैठा दी गई जिसको कि लीगल डिपार्टमेंट भी दे दिया गया, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं इनकरेज्ड एजुकेशन एंड मिशनरीज एक्टिविटीज़। तो वेस्टर्न एजुकेशन अब और प्रोपोगेट किए जाएंगे, मिशनरीज लोग अपना काम करेंगे, अपने रिलीजन के बारे में भी बताएंगे। बताया था मैंने कि एजुकेशन के मामले में इन्होंने हम पे खर्च इसलिए किया ताकि जो लोकल हेल्प्स होते हैं एटलीस्ट उनसे ये इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सके, चाहे वो आपके बार्बर हो, कॉबलर हो, हाउस हेल्पर हो या जो भी छोटे मोटे काम थे, उनके लिए इनको इंग्लिश कम से कम बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, तभी ना ये ठीक से बात कर सकेंगे। तो इसलिए इन्होंने एजुकेशन पे खर्च करना शुरू किया। अगर डिफेक्ट्स की बात करें तो पहला डिफेक्ट्स है कि कंपनी अभी भी पॉलिटिकल कंट्रोल कर रही थी, मतलब ट्रेड कंट्रोल तो कम किए गए लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल कंट्रोल में कुछ भी ख़त्म नहीं किया गया, उल्टा पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ते चला गया और इंडियंस को किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। मतलब हमारे ही देश में सब कुछ हो रहा है, हमारे ही देश में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है, लॉ मेकिंग बॉडी बन रही है, लेकिन उसमें एक भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। वन लाइनर अगर आपको रखना है याद तो 1813 इज़ द मेन ईयर, मोनोपोली एंडेड, बट याद रखना है टीएन चाइना के साथ अभी भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी मेंटेन कर रही थी, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्लाइड है वो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो ये मैंने बताया अभी आपको कि मोनोपोली ख़त्म हो गई थी, ठीक है। एजुकेशन फंड 1 लाख रुपए रखा गया था जो कि पहला स्टेप माना जाता है एजुकेशन की तरफ। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि आप आइए और यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करिए, जिससे कि इंडिया की सोशल और कल्चरल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला था। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई जिससे कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हो गया जो आज भी हमारे देश में है, ठीक है। स्टेट लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं हमारे देश में, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा पावर रहती है।
उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स मांगने स्टार्ट कर दिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रख सके वो लोग और कंट्रोल बनाए रखे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि ये अपना मनमानी नहीं कर सके। This act marked the beginning of the decline of company as trading body and rise of British government as a ruling power. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट एक शुरुआत था कि ट्रेडिंग बॉडी की तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, अब वो मोनोपोली एंजॉय नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोनोपोली तो ख़त्म कर दी गई थी। सिर्फ 2 चीज़ों में इनको मोनोपोली अभी भी दे रखी थी, वो था टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो कहीं ना कहीं इनका पावर डिक्लाइन किया एज अ ट्रेडर्स, और अब इनका पावर राइज कर रहा है एज अ रूलर, एज अ रूलिंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ PYQ करते हैं, जैसे कि, और इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, स्टेट PCS और UPSC में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अंडर द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें से वो कौन सा चीज़ है जो कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ रहा था। नंबर 2 पे है कि कितने पैसे, व्हाट अमाउंट और हाउ मच अमाउंट वॉज सेट अपार्ट, कितने पैसे उन्होंने एजुकेशन पे खर्च करने के लिए सोचे थे। ऑप्शंस दिए हुए, इसका आंसर आप दीजिएगा। अगर क्विक रिवीजन की बात करें तो फटाफट देखिए, 1813 का एक्ट था, चार्टर अगले 20 साल के लिए रिन्यू हो चुका था, कंपनी अभी भी टी एंड ट्रेड विथ चाइना पे मोनोपोली एंजॉय कर रही थी। क्या मिशनरीज आ चुकी थी इंडिया में? तो यस, आ चुकी थी वो लोग। एजुकेशन फंड जो है वो 1 लाख पर एनम था, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी रकम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो चुका था, मतलब अ फर्स्ट स्टेप नहीं, एक आप बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेप तो रेगुलेटिंग एक्ट में ही ले लिया गया था, उसमें और एडिशन हो गया कि अब आपका यहाँ पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो चुका था। एनुअल रिपोर्ट्स मैंडेटरी थे ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके और करप्शन को अब और ज़्यादा जगह ना मिले। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं भी आपके तरह एस्पिरेंट ही हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ उसके नोट्स शेयर करती हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और मेरे साथ पढ़ने वाले या मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जो एक क्विक रिवीजन चाहते हैं। तो अगर हम लोग डेली ऐसे पढ़ेंगे तो मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा। और मैंने सोचा है कि इसके बाद मैं हिस्ट्री की भी वीडियोज़ लाया करूँगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में मिडाइवल इंडिया का सेकेंड फेज से, दैट मीन्स जो रिबेलियंस हुए थे, सन्यासी रिबेलियंस, फ़कीर रिबेलियंस, वहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो बेसिकली 1857 से स्टार्ट करने का सोची हूँ। थोड़ा पढ़ाई का पैटर्न मेरा चेंज है, जैसे कि UPSC में बोला जाता है कि पहले आप NCERT कवर करिए, पर मेरा मानना है कि पहले आप बेसिक बुक्स कवर करिए, एक बार आप उसको रीड करिए, फिर NCERT पढ़ने में और आसान हो जाता है और अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।